सभी बच्चों का प्रिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है। हमारा जो क्वेश्चन पेपर जो कि 2026 के संभावित प्रश्न हैं, उसी की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 13 से जो स्टार्ट हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं एक बार और इनसे रिलेटेड टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है राइट ओम्स लॉ एंड ड्राइव J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। एक्चुअली में ओम्स लॉ हम लोग 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या होता है ओम्स लॉ? द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं ओम्स लॉ को, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू या V प्रोपोर्शनल टू I इंटू आर। एक मिनट, V प्रोपोर्शनल टू I, तो यहां से हम V इक्वल्स टू क्या निकालते हैं? I R। ये हमारा ओम्स लॉ में एक रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन मुझे साथ में एक चीज और ड्राइव करनी है, J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। तो J क्या है? J है यहां पे करेंट डेंसिटी। क्या है? करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी को कैसे डिनोट किया गया है? करेंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। करेंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिग्मा यहां पर कंडक्टिविटी है, जो भी आपका मटेरियल यूज कर रहे हैं हम लोग, उसकी कंडक्टिविटी क्या है यहां पे? सिग्मा। और सिग्मा को अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रो। रो यहां पर रेसिस्टिविटी है, और अगर मैं इसका फॉर्मूला रखता हूं तो रो का फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। और ई आप जानते ही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच एक रिलेशन होता है, ई इक्वल्स टू वी इंटू एल। लेंथ यहां पर कंडक्टर की लेंथ एल है। अब मुझे यही रिलेशन सेम ड्राइव करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, वी का वैल्यू, आई का वैल्यू और आर का वैल्यू यहां से उठा के रख देना है। वी का वैल्यू मुझे मिल रहा है ई अपॉन एल, ठीक है। और आई इक्वल्स टू यहां से देखो जे इंटू ए मिल जाएगा मुझे, J इक्वल्स टू आई अपॉन ए है। और R का वैल्यू यहां पे मिलेगा मुझे, R का वैल्यू यहां पे देखो कैसे मिल जाएगा, R इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन ए। तो R का वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा रो L अपॉन ए। तो A देखो यहां पर हमारा कैंसिल हो जा रहा है। इसके बाद मुझे क्या निकालना है? J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। तो यहां पर एक मिनट, हमने ये वाला रिलेशन गलत यूज किया है, इसको हम सही कर देते हैं। एक्चुअली में ये रिलेशन होता है V इक्वल्स टू ई इंटू एल, ठीक है। तो यहां पर V इक्वल्स टू ई इंटू एल है, तो यहां पर E इंटू एल आ जाएगा। ये इसको हम चेंज कर देते हैं, V इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय एल। तो देखो L भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल्स टू क्या आ गया आपका? J इंटू क्या आ रहा है? रो। रो को मुझे पता है क्या लिख सकता हूं मैं? 1 अपॉन सिग्मा। तो J इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा इंटू ई। क्या किया है मैंने यहां पे? ध्यान दीजिएगा, मेरे पास जो ओम्स लॉ है V इक्वल्स टू आई आर, इसी से मैंने ये रिलेशन ड्राइव किया है। बस मुझे पता होना चाहिए V इक्वल्स टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में रिलेशन E इंटू एल। आई हमारा करंट है, करंट और करंट डेंसिटी के बीच रिलेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, J इक्वल्स टू आई अपॉन ए। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा J इंटू ए, ये यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। और R इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर दिया मैंने रो L अपॉन ए। रो यहां पर रेसिस्टिविटी है, जिसको मैं 1 अपॉन कंडक्टिविटी भी लिख सकता हूं। तो यहां पे देखो एरिया आपका कैंसिल हो गया, लेंथ आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या? E इक्वल्स टू J इंटू रो। रो को मैंने 1 अपॉन सिग्मा लिख दिया, तो मुझे ये रिलेशन मिल गया, ठीक है। 13 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसी में और में दिया है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड ड्राइव फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? तो किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात करें या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है यूनिट टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है यूनिट टाइम में, उसको इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? एनर्जी कंज्यूम or dissipated by an electric appliances in unit time interval is called electric power। इलेक्ट्रिक पावर के कुछ फॉर्मूले भी याद रखिएगा आप लोग।
पावर के फॉर्मूले की बात करें अगर हम, तो फॉर्मूले हैं आपके P इक्वल्स टू, एक होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन आर, और एक फॉर्मूला होता है V इंटू आई। अब ये फॉर्मूले आए कहां से मेरे पास? तो एक बात बताइए, आप लोग किसी भी सर्किट में अगर हीट जनरेट कितनी हुई है वो निकालना है। मान के चलो कि एक रेसिस्टर है, कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, हीटर हो सकता है, इसको अगर मैं कुछ सप्लाई से कनेक्ट करता हूं, भी वोल्टेज की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें कितनी हीट जनरेट होगी या कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, ये मुझे निकालना है। तो ये मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो, बैटरी जब किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो बैटरी कुछ वर्क डन करती है, तो वर्क डन बाय द बैटरी हम लिखेंगे Q इंटू भी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q चार्ज फ्लो करने में इसने कितना, V वोल्टेज पर कितना वर्क डन किया, Q इंटू भी। यहां से Q को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। आपको पता होना चाहिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू Q अपॉन टी, और V को हम क्या लिख सकते हैं, I मल्टीप्लाई बाय R। तो वर्क डन कितना कर रही है बैटरी, I स्क्वायर R। I स्क्वायर R में अगर मैं यहां पे I की वैल्यू क्या लिख दूं, भी या R की वैल्यू लिख देता हूं मैं भी अपॉन, ये यहां पर सॉरी टी और आ जाएगा I, और इसको लिख दिया मैंने भी अपॉन I इंटू टी। तो एक आई से एक आई क्या हो गया, कैंसिल। तो वर्क डन कितना निकल के आया मेरे पास, भी इंटू आई इंटू टी। अब मुझे पता है पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, यानी पर यूनिट टाइम आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो वही आपकी पावर कहलाएगी। तो यहां से पावर निकल के आ जाएगी V इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाई टी, टी से टी कैंसिल, तो इट बिकम्स V इंटू आई। यही मुझे फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, P इक्वल टू V इंटू आई मुझे ड्राइव करना था। तो मैंने क्या किया, एक रेसिस्टर कंसीडर किया और इसमें एक V वोल्टेज की सप्लाई दे दी। इसमें वर्क डन बाय बैटरी यानी कि एनर्जी कंज्यूम बाय द रेसिस्टर, जितना बैटरी वर्क डन करेगी उतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा रेसिस्टर के थ्रू, वो निकाल लिया मैंने। उसके बाद मैंने एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम निकाला तो मुझे पावर मिल गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, ड्राइव फॉर्मूला फॉर इट। डिस्प्लेसमेंट करंट, ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड। तो बात करें अगर हम एक कैपेसिटर की, कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने यहां पे कंसीडर किया। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करके मैंने चार्ज कर लिया, ठीक है। जैसे ही मैं इसको चार्ज करूंगा तो होता क्या है, देखो जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे यानी की को प्रेस करेंगे तो बैटरी की वजह से इस प्लेट पर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये चार्जिंग की जब प्रोसेस चल रही होती है, स्टडी स्टेट के जस्ट पहले की बात कर रहा हूं मैं, चार्जिंग की प्रोसेस जब चल रही होती है तो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, एक्चुअली में वो वेरी करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि इस पे प्लस सिग्मा होती है और इस पे माइनस सिग्मा। चूंकि यहाँ पे चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो थोड़े से टाइम के लिए इसमें करंट भी फ्लो हो रहा होता है, तो उसकी वजह से जो चार्ज इस पे वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर रहा होगा, मेरा वेरी कर रहा होगा। आप एक बात समझिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E मल्टीप्लाई बाय ए। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और A क्या है, एरिया। यानी किसी भी क्लोज सरफेस या ओपन सरफेस की भी बात कर लें तो यहां पर अगर मैं एक कोई सरफेस कंसीडर कर लेता हूं, उस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो मुझे फाइंड करना है। तो ये मान के चलो सरफेस एरिया मैंने कितना ले लिया, A ले लिया। इस A सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है तो वो होगा E इंटू ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्म है। तो इस हिसाब से इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, यहां पे Q इक्वल्स टू आपको मिलने वाला है, ये Q आपको क्या मिलेगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Q इक्वल्स टू मिलने वाला है E मल्टीप्लाई बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा dq बाय dt इक्वल्स टू,
ये हमारा क्या बन गया, ध्यान दीजिए, ये हमारा बन गया फाई। याद करो, ऊपर देखो, फाई। फाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एप्सिलॉन नॉट मेरा कांस्टेंट है, फाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया मेरा, डी फाई बाय डी टी। ठीक है, ध्यान दीजिए ये क्या है, डी क्यू बाई डी टी, ये मेरा क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बट एक बात बताइए, यहां पर तो कोई कंडक्शन करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो केवल इस तरह से हो रहा है, नेगेटिव प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वो आपके इस तरह से निकल के आ रहे हैं, ठीक है, और यहां पे जो पॉजिटिव प्लेट है यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस रीजन में, ये जो बीच में रीजन है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो कोई कंडक्शन करंट नहीं है। लेकिन कंटिन्यूटी क्या कहती है कि आपका करंट कभी भी फ्लो होता है तो ये तभी पॉसिबल है जब सारे सर्किट में आपका करंट का कंटिन्यूअस फ्लो हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो बैटरी, जो प्लेटें हैं कैपेसिटर की, इन प्लेटों के बीच जो करंट फ्लो होगा उस करंट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको हम आई डी से डिनोट करते हैं। तो दिस करंट इज कॉल्ड एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट करंट। इट बिकम्स एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ये अलग बात है कि जो कंडक्शन करंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है, यानी कि यहां पे फ्लो हो रहा होगा हमारा कंडक्शन करंट और प्लेटों के बीच में फ्लो हो रहा होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये तब तक फ्लो होगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होगा, या सिंपल बोले तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक क्वेश्चन आया है मैक्सिमम केस में, आपको इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया है आपको, तो एक्स स्पेक्ट्रम में डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनके यूजेज और उनकी डिस्कवरी किसने की, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन सीधा सीधा दिया है, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने किसको बोला है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन से बनती हैं, कंबाइंड ऑसिलेशन, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ ऑसिलेट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम, मान के चलो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक मिनट, हम तीनों एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, एक्स वाई और जेड, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। तो होता क्या है एक्चुअली में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ वाइब्रेट करेंगे। तो सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा वाई डायरेक्शन में इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होते हैं वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कैसे, देखिए जरा, इस तरह से, ये आपका जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ ऑसिलेट करेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और साथ ही आपका जो वेव प्रोपगेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके भी परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि अगर हम तीनों एक्सिस की बात करें, एक्स वाई और जेड, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, और आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो पूछा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन करिए। अ वेव इन व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर oscillate perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of wave propagation. wave propagation इसके भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट आपका पूछा है, किसी मीडियम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी स्पीड यानी कि वेलोसिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो देखिए, किसी भी मीडियम की अगर हम बात करें, मीडियम से पहले अगर हम वैक्यूम या एयर की बात करें तो उसमें इसकी स्पीड दी जाती है c इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट
एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला याद रखिए, कई बार पूछा गया है। ये एक कांस्टेंट टर्म है। बोला गया है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो एयर या वैक्यूम में एक कांस्टेंट टर्म होता है, और ये कांस्टेंट होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट जानते हैं हम लोग, क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए किसी मीडियम में स्पीड क्या होगी, तो मीडियम के लिए हम क्या लिखेंगे? √μ एप्सिलॉन। म्यू क्या है यहाँ पे? यहां पर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस था, यहां पर है परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। यानी कि सीधी सी बात है कि वो स्पीड जो है वो मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रही है। मीडियम की जो प्रॉपर्टी होगी उसी के अकॉर्डिंग म्यू और एप्सिलॉन का वैल्यू आएगा। तो हम बोल सकते हैं द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम इन द सेंस आपका परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इन दोनों चीज पे डिपेंड करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। बोला गया है बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था, तो पहले बात करें सेकंड पोस्टुलेट क्या था। एक्चुअली में सेकंड पोस्टुलेट में बोर जी ने क्वांटम कंडीशन के बारे में बताया था। क्या बोला था? कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन केवल परमिसिबल ऑर्बिट में ही क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे न्यूक्लियस के अराउंड। तो परमिसिबल ऑर्बिट कौन से होंगे? तो उन्होंने कहा कि जिनका एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो एंगुलर मोमेंटम mvr जो होगा वो h/2π के इंटीजर मल्टीपल में होगा। केवल उन्हीं ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। ये क्वांटम कंडीशन दी थी किसने? बोर ने। अब इनका कहना क्या है वो सुनिएगा। ये बोल रहा है ड्राइव द कंडीशन फॉर बोर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ द एटॉमिक मॉडल फ्रॉम डी ब्रॉगली मैटर वेव थ्योरी। अब डी ब्रॉगली और बोर एटॉमिक मॉडल, इन दोनों को कंबाइन करके हमें इनके बीच रिलेशन बताना है। तो डी ब्रॉगली जी का क्या कहना था? डी ब्रॉगली ने मैटर वेव का कॉन्सेप्ट दिया था। मैटर वेव क्या होती है? तो किसी भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ हमेशा एक वेव एसोसिएट होती है, उस वेव को इन्होंने मैटर वेव कहा, या उसी वेव को हम डी ब्रॉगली वेव भी बोलते हैं। अच्छा, मैटर वेव जो होती हैं उनकी वेवलेंथ इन्होंने दी थी λ = h/mv। ठीक है, वेवलेंथ क्या दी थी? λ = h/mv। वेवलेंथ समझते हैं आप लोग? लेंथ ऑफ वन वेव। ठीक है, वेवलेंथ क्या है? लेंथ ऑफ वन वेव। अब सवाल यह है कि इन दोनों में रिलेशन कैसे आया। तो समझिए जरा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान के चलो कि ये हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो एक ऑर्बिट में इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? चक्कर लगा रहा होगा। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। ऐसे ही बोला गया है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। लेकिन डी ब्रॉगली जी का क्या कहना था? इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, मटेरियल पार्टिकल है, तो अपने साथ एक वेव एसोसिएट करेगा। तो भाई अगर ये वेव एसोसिएट करेगा तो किस तरह से करेगा? देखिए जरा, मैं यहां पे वेवलेंथ बना देता हूं। ये ठीक है, इसको करेक्ट कर देते हैं हम। इस तरह से ये वेव आपकी जनरेट हो जाएगी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कितनी वेव है मुझे नहीं पता। मान के चलो कि n वेव यहां पर बन रही है, तो अगर एक वेव की लेंथ लैम्डा है तो n वेव की लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो भाई n लैम्डा होनी चाहिए। बहुत बेसिक सी बात है। अगर इसमें n वेव बन रही हैं और एक वेव की लेंथ मुझे पता है लैम्डा, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब लेंथ ऑफ वन वेव, और अगर n वेव बन रही तो टोटल लेंथ ऑफ दिस पाथ कितनी हो जाएगी? n लैम्डा। दूसरी चीज, अगर इस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस स्मॉल r है तो एक्चुअली में ये लेंथ कितनी होती है? तो हमने पढ़ा है कि भाई एक्चुअली में तो ये लेंथ 2πr होती है। कितनी होती है? 2πr होती है। बिल्कुल सही बात है, सरकमफेरेंस हो जाएगा आपका सर्कुलर ऑर्बिट का। अब यहां पर लैम्डा क्या दिया गया है? लैम्डा डी ब्रॉगली जी ने दिया है h/mv। यहां पे पुट कर दीजिए n × h/mv =
2 पाई आर। थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है, रिजल्ट क्या मिलने वाला है। रिजल्ट मिलेगा आपको n यहां पर सेम रखा मैंने, h सेम रखा और 2 पाई को इसके नीचे लेके आ गया मैं, ठीक है। और ये m भी इस साइड पहुंच गया तो ये हो गया m भी r, ठीक है। क्या यही हमारा बोर का सेकंड पोस्टुलेट था? ये हमने डी ब्रोगली वेव की थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिया। कैसे किया? डी ब्रोगली वेव थ्योरी में कहा गया कि किसी भी मटेरियल पार्टिकल का जब मोशन होता है तो वो अपने साथ एक वेव एसोसिएट करके चलता है। हमने देखा कि भाई न्यूक्लियस के अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो अपने साथ एक वेव एसोसिएट करेगा। मान के चलो कि यहाँ पे जो वेव एसोसिएट है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट बिकम्स एन लैम्डा। लेकिन सर्कमफेरेंस एक्चुअली में क्या होता है? 2 पाई आर, तो एन लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर। यहाँ पे मैंने लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिया और मैंने ये सेकंड पोस्टुलेट इसकी हेल्प से प्रूफ कर दिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस क्या होती है और इसमें एनर्जी रिलीज क्यों होती है। तो न्यूक्लियर फिजन क्या है? तो न्यूक्लियर फिजन में होता क्या है कि आपका एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होकर लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। होता क्यों है ऐसा? तो ऐसा होने के पीछे की वजह यह है कि जो आपके हैवी न्यूक्लियस होते हैं उनमें जनरली हमने देखा है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, पर न्यूक्लियन कर्व जब हम पढ़ते हैं तो 230 के बाद, एटॉमिक नंबर जो है 230, उसके बाद के जो न्यूक्लियस हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कर्व में डिक्रीज होती है, यानी कि वो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। अब अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करते हैं? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने न्यूक्लियस को ब्रेक करके 2 लाइट न्यूक्लियस बना लेते हैं। ऐसा होता है यूरेनियम 235। आपने देखा होगा यूरेनियम जो है 235, अगर हम इसमें एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराएं, ठीक है, तो ये 2 लाइट न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है। कौन कौन से? बेरियम और क्रिप्टॉन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन की जो प्रोसेस होती है वो ये कहलाती है, व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू 2 लाइट न्यूक्लियस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। लेकिन न्यूक्लियर फिजन जो होता है इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है, प्लस में यहां पर क्या होगा, कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। सवाल है क्यों? एनर्जी कहां से आ गई? ये तो समझ में आ गया कि ये हैवी न्यूक्लियस था, ब्रेक होकर 2 लाइट न्यूक्लियस बना लिए, बट ये एनर्जी कहां से आई? तो एनर्जी आने के पीछे की वजह सुनिए जरा। हम जब यहां पर देखते हैं कि इसके टोटल न्यूक्लियॉन्स का मास और इन दोनों के टोटल न्यूक्लियॉन्स का मास जब हम निकालते हैं तो एक्चुअल मास से ये डिफर करता है, तो यहां पे आ जाता है एक मास डिफेक्ट। क्या आ जाता है? मास डिफेक्ट। ये जो मास डिफेक्ट होता है जिसको हम डेल्टा एम बोलते हैं, इसकी वजह से ही यहां पर कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से यहां पर एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। अच्छा, एनर्जी रिलीज क्या सिर्फ इसी प्रोसेस में होती है? तो आंसर है नहीं। एनर्जी रिलीज हमेशा न्यूक्लियर फिजन हो या न्यूक्लियर फ्यूजन हो, दोनों प्रोसेस में होता है। फ्यूजन क्या होता है भाई? तो जब भी 2 लाइट न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये 2 लाइट न्यूक्लियस हैं, ये फ्यूज होकर हीलियम का न्यूक्लियस बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे सन में होने वाली एक प्रोसेस है जिसकी वजह से सन हमें एनर्जी देता है कंटिन्यूअसली। तो 2 लाइट न्यूक्लियस, ये लाइट न्यूक्लियस भी हमारे बाइंडिंग एनर्जी कर्व में कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन शो करते हैं, तो ये दोनों कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बना लेते हैं जिसकी वजह से भी एनर्जी रिलीज होती है। इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। बट ये प्रोसेस जो है ये नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, इसके लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। ये प्रोसेस इजीली हो जाती है क्योंकि इसमें केवल एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करानी होती है और ये आपकी चेन रिएक्शन चलने लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 न्यूट्रॉन और रिलीज होंगे, इसमें 3 न्यूट्रॉन अगले 3 न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे, तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये बोला है एक्सप्लेन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड, 2 तरह के एनर्जी बैंड होते हैं। कौन कौन से? बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड। बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बेसिस पे आपको
किस किस को एक्सप्लेन करना है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को। चलिए तो अपन करते हैं, मान के चलो कि मैं यहां पे ले लेता हूं कंडक्टर, इंसुलेट या सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, यहां पे सेमीकंडक्टर और यहां पर आ जाता है इंसुलेटर। ठीक है, इन तीनों को मैं बैंड थ्योरी के हेल्प से बनाने जा रहा हूं। तो देखिए जरा, दो तरह के बैंड होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन बैंड की, सॉरी कंडक्टर के लिए बात करते हैं। तो कंडक्टर में होता क्या है कि जो आपके कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड होते हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ओवरलैप्ड। यहां पे देखिए, ये आपका ऊपर वाला आपका कंडक्शन बैंड है और नीचे वाला आपका बैलेंसी बैंड है, लेकिन कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप्ड है। ओवरलैप्ड होने की वजह से जो बैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो इजीली कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं बिना ज्यादा एनर्जी यूज किए। तो यहां पर कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड दोनों फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से, इसलिए कंडक्टर इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। ठीक है, बात करें हम सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो आपका कंडक्शन बैंड है वो बैलेंसी बैंड के जस्ट ऊपर होता है। ये आपका बैलेंसी बैंड है। ठीक है, तो बैलेंसी बैंड जो होता है उसमें फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन फिल्ड रहेंगे। ये देखिए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेंगे आपके कंडक्शन बैंड में। और बैलेंसी बैंड जो होता है, बैलेंसी बैंड सॉरी ये बैलेंसी बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेंगे और कंडक्शन बैंड अभी एम्प्टी है, यानी खाली है। क्यों है खाली? क्योंकि हम बात कर रहे हैं 0 केल्विन पे, यानी बहुत कम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। लेकिन जो कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड होते हैं इनके बीच एक छोटा सा एनर्जी गैप होता है और ये एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये एनर्जी गैप जो होता है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये भी याद रखिए। तो होता क्या है कि जैसे ही हम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, रूम टेम्परेचर की भी बात करें, तो जो बैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो एनर्जी गेन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है, तो ये जंप कर जाते हैं कहां पर? आपके कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में भी आपके इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे भी हमारे जो सेमीकंडक्टर हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। हालांकि रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, लेकिन ये कंडक्टिविटी शो जरूर करते हैं। इसीलिए बोला गया है कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में आती है। तो देखिए, कंडक्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंसी बैंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप्ड है, बिना एनर्जी लिए आपके इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है? सेमीकंडक्टर में आपके कंडक्शन और बैलेंसी बैंड के बीच एनर्जी गैप तो है, लेकिन ये एनर्जी गैप बहुत कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो इजीली पहुंच रहा है बैलेंसी बैंड से। बात करें अगर हम इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड के बीच एक प्रॉपर एनर्जी गैप होता है। ठीक है, ये प्रॉपर एनर्जी गैप होने की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन बैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाता, तो इसीलिए इंसुलेटर आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसीलिए ये आपके कंडक्ट नहीं कर पाते। तो ये हमारा हो गया बैलेंसी बैंड और ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो इस तरह से हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं या एनर्जी बैंड की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि डिफाइन द फॉलोइंग फॉर पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है? पीएन जंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस की कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली जाती है, वर्किंग पूछ ली जाती है, पी टाइप एन टाइप में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो पी टाइप एन टाइप बनते कैसे हैं? तो आपको याद होगा, दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम कैसे बनाते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें डोपिंग करते हैं, यानी कि इंप्योरिटी मिक्स करते हैं। अगर हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करते हैं
तो किसी भी, मान के चलो मैंने जर्मेनियम का एक क्रिस्टल ले लिया, अगर इस जर्मेनियम के क्रिस्टल में मैंने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ठीक है, मिक्स कर दी, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स कर दी, तो मुझे क्या मिलने वाला है? पी टाइप मिलने वाला है। ठीक है, ये भी याद रखिए आप लोग। और अगर मैं इसी में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स कर देता हूं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है, एक मिनट, यहां पे मुझे मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो पी टाइप और एन टाइप इस तरह से मिलेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? होल होते हैं। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी याद रखिए, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब बात आती है पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है। तो पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए हमने क्या किया? हमने पी टाइप और एन टाइप के दो सेमीकंडक्टर बनाने हैं, तो हमने एक जर्मेनियम का क्रिस्टल लिया, जर्मेनियम के क्रिस्टल में इसके आधे पोर्शन को पी टाइप बना दिया, यानी कि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से डोप कर दिया, और आधे पोर्शन को पेंटावेलेंट से। तो यहां बन गया आपका पी टाइप और यहां बन गया आपका एन टाइप। अब बात आती है पी टाइप में क्या अवेलेबल रहेंगे। तो पी टाइप में मिलेंगे आपको क्या क्या? होल और नेगेटिव आयंस। क्या क्या मिलेंगे? होल एंड नेगेटिव आयंस। ये देखिए, और इसमें क्या मिलेंगे आपको? इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस। एन टाइप में क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस। आयंस मूव नहीं करते, याद रखिए, केवल चार्ज कैरियर कौन है इसमें? होल और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें अवेलेबल रहेंगे। ये मैं डार्क बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन है, और हॉलो सर्कल के फॉर्म में अगर बना रहा हूं तो वो होल्स हैं, यहां पर ये होल्स हैं। ठीक है, होता क्या है कि जैसे ही आप ये फॉर्मेशन करते हैं तो इस पी रीजन के जो होल्स हैं वो एन रीजन में एंटर कर जाते हैं, जंक्शन वाले, और एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो पी रीजन में एंटर कर जाते हैं, और यहां पर एक डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल मिलके डिफ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं। इस डिफ्यूजन की प्रोसेस में एक स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होता है, जिसका नाम हमने दिया है डिफ्यूजन करंट। ठीक है, ये जो डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ है, पी रीजन के होल एन रीजन में पहुंच रहे हैं और एन रीजन के इलेक्ट्रॉन पी रीजन में पहुंच रहे हैं, उसकी वजह से जो डिफ्यूजन हो रहा है, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको बोलेंगे हम डिफ्यूजन करंट। ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। ये डिफ्यूजन जैसे ही स्टार्ट होता है, जंक्शन पे होल और इलेक्ट्रॉन जो यहां पर दिख रहे हैं आपको, ये डिप्लीट हो जाते हैं, यानी कि यहां से जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन और होल जो चार्ज कैरियर है उनकी कमी हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है उसमें जंक्शन पे केवल आपके आयंस बचेंगे। क्या बचेंगे? सिर्फ आयंस, यानी कि यहां पे क्या बचने वाला है? सिर्फ नेगेटिव आयंस मिलने वाले हैं ये। ठीक है, और इस साइड आपको सिर्फ पॉजिटिव आयंस। चार्ज कैरियर कहां गए? चार्ज कैरियर तो डिफ्यूज हो गए। कौन से चार्ज कैरियर डिफ्यूज हो गए? जो जंक्शन पे थे। हाँ, यहां पर चार्ज कैरियर्स रहेंगे, बाकी रीजन में रहेंगे, जैसे यहां पर होल्स अवेलेबल रहेंगे, आयंस भी रहेंगे, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो आपके जंक्शन पे चार्ज कैरियर थे वो कहां गए? डिफ्यूज हो गए। ठीक है, उसकी वजह से यहां पर एक ऐसी लेयर बन जाती है जिस लेयर में चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं रहते, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। इसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लीशन लेयर। यही आपकी क्या है? डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर कैसे फॉर्म हुई? द चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे? एन रीजन में, और होल्स कहां पे होंगे? पी रीजन में। तो पी रीजन के होल्स और एन रीजन के इलेक्ट्रॉन डिप्लीटेड हो जाते हैं from the junction, and the region where the charge carrier depleted is called depletion layer. The region where the charge carrier near the junction depleted is called depletion layer. एक बात और याद रखिए, इस डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है ये डोपिंग के अमाउंट पे भी डिपेंड करती है। जितना ज्यादा आप डोपिंग करेंगे उतनी ज्यादा ये विड्थ बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, फॉरवर्ड बायसिंग में
इसकी विड्थ कम होने लगती है और रिवर्स वाइज में ये विड्थ बढ़ने लगती है। फॉरवर्ड वाइज में ये विड्थ कम होती है, रिवर्स वाइज में ये विड्थ बढ़ने लगती है। ठीक है, अब एक बात और है यहां पर, जो आपका डिप्लीशन था या डिफ्यूजन था चार्ज कैरियर का, वो बंद क्यों हुआ? वो इसलिए बंद हुआ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर नेगेटिव, तो यहां पर एक वर्चुअल बैटरी जनरेट हो जाती है। ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया और ये आपका क्या बन गया? पॉजिटिव टर्मिनल। ये यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि इधर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि जो यहां पर होल थे उन पे फोर्स डिप्लीशन लेयर से दूर की तरफ लगने लगेगा और जो इलेक्ट्रॉन इस साइड थे उन पे फोर्स भी जंक्शन से दूर की तरफ, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये होल को और इलेक्ट्रॉन्स को डिप्लीशन लेयर की तरफ या जंक्शन की तरफ आने से रोकने लगते हैं। अब जब ये रोकने लगता है तो फर्दर डिफ्यूजन होना बंद हो जाता है, इसीलिए इस वोल्टेज का नाम रखा गया पोटेंशियल बैरियर। बैरियर का काम कर दिया इसने। एक्चुअली जो डिफ्यूजन हो रहा था इलेक्ट्रॉन और होल का, उसके बीच में बैरियर का काम कर दिया और अब ये इनका डिफ्यूजन बंद हो गया है। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो तीनों चीजें हमने डिस्कस की। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, डिप्लीशन लेयर और बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17, ये अब हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ये जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं इन पे थोड़ा सा फोकस करिए, इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने लगे हैं। ठीक है, जय हिंद।